हेलो। नमस्कार विद्यार्थियों, आपके आरजी ऑनलाइन के प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्यारे विद्यार्थियों, अपन आज बात करेंगे हमारे प्रीवियस पेपर जो रिट में होते उसमें लेवल 2 में तो आपकी लैंग्वेज सेकंड है। सेकंड लैंग्वेज में आपका विषय है इंग्लिश। इस इंग्लिश के सब्जेक्ट के बारे में बातचीत करेंगे। लेवल 2 में सेकंड लैंग्वेज में किस प्रकार में के क्वेश्चन जो पीछे आए हुए एग्जाम्स में पूछे गए हैं उन पर अपन चर्चा करते हैं। तो आइए देखते हैं सबसे पहले क्वेश्चन जिसका क्रमांक आपके यहाँ पर सामने स्क्रीन पर दिया हुआ है। क्रमांक ऐसा बनेगा 61। तो 61 का जो फर्स्ट वाला जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा हुआ है आई स्विम अक्रॉस द रिवर व्हेन आई वाज यंग। तो इसमें इस प्रकार से लिखा हुआ है कि जो जब मैं जवान था तो मैं उस नदी को तैरकर पार कर सकता था। तो आपको इसमें मॉडल फिल करना है। तो मॉडल फिल करने के लिए आपको सबसे पहले यहाँ पर ब्रैकेट में भी ये भी लिखा हुआ, देखो ये हिंट भी आपके लिखा हुआ गया है कि ये एबिलिटी का है। और जो एबिलिटी वगैरह जो ये वर्ड होते हैं, एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ वाले, ये वर्ड हमारे केन मॉडल में और कुल मॉडल में दिए जाते हैं। लेकिन दोनों में फर्क क्या है? जो केन है वो हमारे प्रेजेंट एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर और स्ट्रेंथ को शो करता है, जबकि जो हमारा कुड मॉडल है वो हमारे एबिलिटी, कैपेसिटी, पावर, स्ट्रेंथ होने चाहिए, लेकिन वो पास्ट को शो करता है। एक तो इन दोनों में कैन और कुड में फर्क क्या होगा? कैन और कुड में दोनों में फर्क यह है कि तो कैन तो आता है प्रेजेंट के लिए और कुड आएगा पास्ट के लिए। और कैन एबिलिटी के लिए, कैपेसिटी के लिए, पावर के लिए, स्ट्रेंथ के लिए अपन इसका यूज करते हैं। तो ये कैन तो प्रेजेंट है और कुड है ये जो पास्ट है। तो इसमें अपन सेंटेंस में देखेंगे पास्ट की क्या चीज आई हुई है। तो इसमें देख रहे हैं पास्ट को शो करने के लिए इसमें आपका सेंटेंस दिया गया है व्हेन आई वाज यंग। आई वॉज यंग, वॉज और वर पास्ट के हो गए। तो आई जब मैं जवान था, जब, और देखो पास्ट को शो व्हेन भी करता है। तो जब मैं जवान था, जब मैं जवान था इसका मतलब है आप पास्ट की बात हो रही है, इसलिए यहां पर कुड का प्रयोग गया और ब्रैकेट में दिया हुआ है एबिलिटी। ठीक है, नेक्स्ट, आई थॉट ही ब्लैंक बी एट होम, पॉसिबिलिटी, संभावना के लिए। तो संभावना के लिए हम एक तो मे का प्रयोग करते हैं और एक माइट का प्रयोग करते हैं, लेकिन इन दोनों में फर्क है। तो मे तो हमारा होता है जो हमारी पॉसिबिलिटी होती है वो होती है 50% से ज्यादा की संभावना, और माइट का हम यूं समझते हैं लेस देन 50%, 50% से कम की अगर संभावना हो वहां पर हमें माइट का प्रयोग करना है। तो कैन तो वैसे इसमें आने का नहीं है, विल भी इसमें नहीं आएगा। अब संभावना को व्यक्त करने के लिए मे का और माइट का प्रयोग किया जाता है। लेकिन यहाँ पर हमें ये क्या पता, वो कह रहा कि मैंने सोचा कि भाई ये वो घर पे हो सकता है, तो इसका मतलब वो कंफर्म नहीं है। सोचने से ऐसा वो सोच रहा है कि वो कंफर्म है नहीं है। तो ये 50% से कम संभावना की बनती है कि ये भाई वो घर पे हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, इसलिए यहाँ पर माइट का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट, प्रोहिबिशन का मतलब है निषेध। गेल एंड वॉर्म, इत और जो नागदोन है वो डिस्ले निषेध है, किसके लिए? शराब के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो वो इस चीजों में वो एक गणनाकृत है, गणित है, या आश्चर्यजनक है, या होप उम्मीद पूर्वक है, या हेल्पफुल है, किस प्रकार का ये काम में करेगा? तो इसमें आपके ये होगा हेल्पफुल, गणित। नेक्स्ट 64, ही स्टूड हिज ग्राउंड अगेंस्ट एडवर्जरी। हियर स्टूड इज ग्राउंड मीन्स, हियर स्टूड इज ग्राउंड का मतलब इसमें क्या है कि वो अपने विरोधियों के प्रति और ग्राउंड में खड़ा है। तो ये तो नहीं कि वो स्टैंड स्टिल अभी तक खड़ा है, डिड नॉट फॉल, इसका मतलब वो गिरेगा नहीं, मेंटेन हिज पोजीशन। तो वो हम किसी भी विरोध के अगर अगेंस्ट में अपन विरोधी में अगर खड़े हैं किसी पक्ष में, तो विरोध के लिए हम क्या करते हैं, ये तो है नहीं आज खड़े हो गए, हम उसके परमानेंट किसी चीज को लेकर अपन उसके विरोधी हैं, तो हम इस चीज को क्या करते रहते हैं, इसको मेंटेन कराए रखते हैं, इस चीज को अपन बनाए रखते हैं। तो इसमें कौन सा वाला ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन होगा। नेक्स्ट अपन लेते हैं 65 वाले क्वेश्चन के बारे में।
सबसे पहले अपन इनको थोड़ा डिलीट कर देते हैं क्योंकि ये वापस आपको ये शो किए। ठीक है, थोड़ा बड़ा साइज करते हैं क्या इसके। 55 वाला क्वेश्चन आपके, पैटरसन सोनेट इज आल्सो नोन एज, किस प्रकार से यह जाना जाता है। तो ये एक बिल्कुल एकदम इजी वाला क्वेश्चन हो गया। तो यह जाना जाता है इटालियन सोनेट के नाम से। किस सोनेट के नाम से? इटालियन सोनेट के नाम से ये। प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स आर, जो प्लोसिव कॉन्सोनेंट्स है इनमें से कौन कौन है? तो ये पा ब ट ड, ये वाला ऑप्शन आपका राइट हो गया। 67, विच इज द प्लेटल कॉन्सोनेंट्स। तो इसमें आपके जो प्लेटल कॉन्सोनेंट्स है वो एच, तो वन ये दिया गया, तो इसमें कौन सा हो जाएगा? ज हो जाएगा, सी वाला ऑप्शन। द फोनेटिक सिंबल फॉर द अंडरलाइन लेटर्स इन द वर्ड टाइल, इसका जो ये फोनेटिक सिंबल है ये क्या बनेगा? देखो देखिए इसमें फोनेटिक सिंबल आपके क्या बनेगा। तो इसमें आपके ये सी वाला, ये डी वाला आंसर है, ए और आई। ठीक है, नेक्स्ट 69। तो थोड़ा आपको क्या करना है, इन सिंबल्स के बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो आपको फोनेटिक वाला टॉपिक है उसमें थोड़ा आगे आपको ध्यान रखना है, उसको थोड़ा एक बार आप रिवाइज मार लेना, ताकि उसमें से आपके क्वेश्चन आते रहते हैं। तो ये एकदम इजी इजी वाले क्वेश्चन है, तो आपको इस प्रकार के क्वेश्चन के बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, 69, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड हैंग। तो इसका वो किस प्रकार से बनेगा हैंग? तो इसका ये ट्रांसक्रिप्शन होगा ये बी वाला। कौन सा वाला बन जाएगा? बी वाला, बी। 70, फोनेटिक ट्रांसक्रिप्शन फॉर द वर्ड जस्टर का, जस्टर का बनेगा ये वाला। ठीक है, तो एकदम ये इजी वाले क्वेश्चन है। तो इनको आपके सिंबल्स के बारे में, फोनेटिक सिंबल्स के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना जरूरी है। फोनेटिक्स के बारे में आपको थोड़ी जानकारी होनी चाहिए। विच वन ऑफ दीज नॉट रिलेटेड टू पैसिव वोकेबलरी। अब इसमें से जो नीचे चार अपने ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से जो पैसिव वोकेबलरी है वो कौन सी है? तो अपन इसमें थोड़ा चर्चा करते हैं। पैसिव तो वैसे तो अपन देखो इसको निष्क्रिय बोल तो सकते हैं, लेकिन इसका जो अपन कंप्लीट जैसे अर्थ मानते हैं वो इस प्रकार से हमेशा। अब देखो आप इसको 71, विच वन ऑफ दिस नॉट रिलेटिव टू पैसिव वोकेबलरी। अब पॉजिटिव वोकेबलरी से संबंधित कौन सा नहीं है? देखो यहाँ पर लिखा हुआ है, ए वाला आपका क्वेश्चन है, इसमें लिखा हुआ है वर्ड्स आर रिकॉग्नाइज्ड। ये देखो यहाँ पर आर एच भी है, और जो रिकॉग्नाइज्ड है ये देखो ऑटोमेटिक फॉर्म बनी हुई है, तो ये पैसिव फॉर्म बनी हुई है। आर के बाद में वो आपकी थर्ड फॉर्म ये बनी हुई है। तीसरा, आर अंडरस्टूड, ये भी आर के बाद में वी की थर्ड फॉर्म बनी हुई है। ठीक है, अब इसमें देखो एक चीज क्या लिखी हुई है, तो वर्ड्स आर ऑफ्टन यूज्ड इन स्पीकिंग एंड राइटिंग, शब्दों को प्राय बोलना या लिखने इस प्रकार से यूज किया जाता है। तो ये बात बिल्कुल गलत है। वर्ड्स आर नेवर यूज्ड इन द स्पीकिंग एंड राइटिंग, वर्ड्स जो है वो नेवर कभी यूज नहीं होते स्पीकिंग एंड राइटिंग के मेथड में। नेक्स्ट वाला टॉपिक 72। 72 को अपन थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं, ताकि आपको भी दिखने में एकदम आसानी रहेगी, वरना फिर देखते रह जाओगे आप क्या लिखा हुआ है। एक थोड़ा और बड़ा कर लेते हैं इसको, अभी और थोड़ा छोटा, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा और बड़ा कर देते हैं, बस ये साइज मेरे हिसाब से ठीक होगी।
अब इसको थोड़ा जी क्लियर नहीं आ रहा है क्या वो? आप शॉर्ट में करेंगे इसको। हाँ जी। तो अपना क्वेश्चन है 72 वाला। 72 वाला क्वेश्चन है आपके, मोटिवेशन इज ए प्रोसेस। जो मोटिवेशन है वो किस प्रकार का एक प्रोसेस है? तो इसमें लिखा हुआ है अराउजिंग इंटरेस्ट, कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ऑल ऑफ दीज और मैनेजिंग इंटरेस्ट। ये किस प्रकार से काम में आता है? तो ये आपके ये सारे चीजों के में काम में आता है। एक तो अराउजिंग इंटरेस्ट बोर्ड बनाए रखता है, कंट्रोल भी करता है इंटरेस्ट को इनको, और इंटरेस्ट को मैनेजिंग भी करता है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? डी वाला ऑप्शन इसमें होगा। आगे है कम्युनिकेटिव अप्रोच टू इंग्लिश टीचिंग मीन्स। जो इंग्लिश है उसमें आपके जो कम्युनिकेटिव अप्रोच है वो टीचिंग मीन्स का क्या मतलब है? इसमें कौन सा अप्रोच है वो आपके लिए ज्यादातर यूज में लिया जाता है? तो इसमें आपके बनेगा दोनों के दोनों। एक तो बनेगा कम्युनिकेटिव होना चाहिए और एक कॉम्पिटेंट होना चाहिए, आप सब आपस में सामंजस्य इनका होना चाहिए। तो इसमें आपके सी वाला ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट है हाउ मेनी कंपोनेंट्स आर इंस्टॉल इन द प्रोसेस ऑफ द कम्युनिकेशन। तो ये हमारा कम्युनिकेशन है, मतलब संचार का जो हमारी प्रक्रिया है, इस संचार की प्रक्रियाओं में हमारे कितने घटक काम में आते हैं या कितने घटक होते हैं? तो संचार की प्रक्रिया में हमारे घटक होते हैं 4। कितने होते हैं? 4। तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा? सी वाला ऑप्शन आपके हो जाएगा। 75 The communicative approach in teaching of English has been practiced and developed in। ये जो हमारे अंग्रेजी शिक्षण में जो संचारात्मक दृष्टिकोण है उसका अभ्यास विकास के लिए किया गया है। तो इसमें कहाँ के? एक तो लिखा हुआ ऑप्शन इंडिया एंड इंग्लैंड में, इंग्लैंड एंड अमेरिका में, इंडोनेशिया एंड जापान में, और चाइना एंड जापान में। तो इसका आपके आंसर है इंडोनेशिया और जापान में। बी वाला आपके आंसर इसमें होगा। फिर आपके 76 में आपके लिखा हुआ है मल्टीलिंगुअलिज्म इन ए क्लासरूम कैन बी यूज टू। तो हमारी जो कक्षा है, कक्षा में बहुभाषावाद का उपयोग किया जाता है। किस लिए किया जाता है? टीच ऑल सब्जेक्ट, टीच अबाउट डाइवर्स कल्चर ग्रुप्स, टीच ओनली लैंग्वेजेस, टीच द लेसन ऑफ इक्वालिटी बिटवीन कल्चर्स। तो इसमें आपको कौन सा वाला ऑप्शन करना है? तो इसमें केवल केवल हमारा एक ही ऑप्शन होगा कि टीच ओनली लैंग्वेजेज। तभी बहुभाषा का इसमें क्लास में प्रयोग किया जाता है। केवल टीच के लिए, लैंग्वेज की भाषा के लिए या लैंग्वेज को पढ़ाने के लिए, उसके लिए इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट हमारा 77 विच वन ऑफ दिस नॉट ए पार्ट ऑफ द ऑफ रिमेडियल टीचिंग। अब इनमें से हमारा जो उपचारात्मक शिक्षण का जो है विधि, उस उपचारात्मक शिक्षण विधि का जो हमारा हिस्सा है वो कौन सा नहीं है? तो लिखा हुआ ऑप्शन आपके टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर, टीचिंग अफ्रेश व्हाट हैज बीन टॉट अर्लियर, सस्पेंडिंग द पार्ट ऑफ लर्निंग द न्यू आइटम्स, या प्रीफरेंस टू reinforced practice for the foregone parts of the introduced at the earlier। तो ये इस प्रकार का आपके जो पर्सन है, ये इसमें एक आपको ए वाला ऑप्शन मिलेगा कि टीचिंग अ फ्रेश व्हाट हैज नॉट बीन टॉट अर्लियर। इस ए वाले ऑप्शन को इसमें आपको राइट करना है। 78
क्वेश्चन 78 वाला जो क्वेश्चन है हमारे, उसमें लिखा हुआ है विच वन ऑफ दिस नॉट ए चैलेंजिंग ऑफ टीचिंग इंग्लिश। अब अंग्रेजी पढ़ाने की जो इसमें जो चुनौती नहीं है वो कौन सा है? ये तो डिटरमाइनिंग द गोल ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, एक सेवरल मेथड इन इंग्लिश टीचिंग, एक लार्ज क्लास साइज, नन। तो इसमें से आपके आंसर कौन सा होगा? तो आप थोड़ा ध्यान देना, तो इसमें से आपके कोई सा भी आंसर नहीं है, डी वाला, none। इसमें कोई भी लागू नहीं है। 79 है रिटर्न टेस्ट, टेस्ट एंड एग्जामिनेशन आर नॉट मेंट टू टेस्ट। जो हमारे लिखित परीक्षण वो परीक्षाएं हैं वो परीक्षण करने के लिए नहीं है। तो इसमें इसमें कौन सा ऑप्शन है वो जो परीक्षण करने के लिए नहीं है? पहला ऑप्शन इसमें दे रखा वोकाबलरी, दूसरा दे रखा ट्रांसलेशन, तीसरा दे रखा कंपोजिशन, और चौथा दे रखा है प्रोनाउंसिएशन। तो इसमें हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो इसमें हमारा ऑप्शन हो जाएगा ये प्रोनाउंसिएशंस, ये हमारा इसमें ऑप्शन राइट है। 80 वाला क्वेश्चन, द कॉन्सेप्ट ऑफ द इवैल्यूएशंस वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय। जो हमारे मूल्यांकन की जो अवधारणा है वो किसके द्वारा उपयुक्त की गई है? तो मूल्यांकन की अवधारणा हमारे जो B.S. ब्लूम है उनके द्वारा उपयुक्त बताई गई है। नेक्स्ट हमारा क्या है? नेक्स्ट हमारे पास में एक पैसेज है और उस पैसेज में को पढ़ना है। पढ़ने के बाद उसका जो हमारे आंसर है वो हमारे नीचे की साइड में दिए गए हैं, क्वेश्चंस दिए गए हैं और उनके हमें आंसर वहां से करना है। इसमें लिखा हुआ रीड द फॉलोइंग पैसेज आंसर द क्वेश्चन 81 से 85 तक के हम 5 क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे, वो इसमें आपको करना है। सबसे पहले देखा विंड एनर्जी डाइवर्ट थ्रू ए प्रोसेस वेयर विंड इज यूज्ड टू जनरेट मैकेनिकल पावर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। जो हमारे विंड एनर्जी का जो प्रयोग होता है प्रोसेस के लिए होता है, वो हमेशा इसको एक तो मैकेनिकल ऊर्जा को और एक बिजली को शक्ति को, मैकेनिकल ऊर्जा या बिजली की शक्ति को, इनको ये कन्वर्ट करता है, इससे ये उत्पन्न करता है। फिर जो हमारे टरबाइन हवा है वो टरबाइन हवा उसमें कन्वर्ट करके कनेक्टिंग करके एनर्जी को और वो ये विंड में आंतरिक परिवर्तन की ऊर्जा में उसको ट्रांसफर कर देती है। तो इसका हम यूज करते हैं क्या क्या करने के लिए? अनाज पीसने के लिए इसका यूज हम कर लेते हैं, हम पंपिंग वाटर के लिए इसमें इसका अपन यूज कर लेते हैं। तो ए जनरेटर कवर्स दिस मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिक। जो हमारा जनरेटर है वो यांत्रिक ऊर्जा को, यांत्रिक शक्ति को बिजली में परिवर्तित कर देता है। तो सबसे पहला इसमें ऑप्शन दिया हुआ है मे बी एन एप्रोप्रिएट टाइटल फॉर द गिवन टेक्स्ट। अब इसमें हमारा कौन सा जो अप्रोच है वो एकदम बढ़िया है। तो हमारा किनेटिक एनर्जी है, एक जनरेटर है, इलेक्ट्रिक या विंड एनर्जी है। तो हमारा अप्रोच है फॉर द टाइटल का जो मेन अप्रोच है वो किसके बारे में है? वो हम इस पैसेज के बारे में बातचीत करें तो डी वाला हमारा आंसर इसमें सही होगा। उसके बाद में अपन लेते हैं नेक्स्ट पेज 82 वाला क्वेश्चन। 82 से ये 19 हमारे जो क्वेश्चन है इसके बारे में अपन अब बातचीत करते हैं। थोड़ा से पेज को और बड़ा कर लेते हैं। थोड़ा और इसको बड़ा कर देते हैं ताकि आपके दिखने में अच्छी हेल्प मिल जाएगी और दिखने में आसान रहेगा, वरना फिर अपन देखते रह जाएंगे कौन सा प्रश्न है क्या है। थोड़ी हाइट 1 मिनट है, अपन और ले लेते हैं। ठीक है, अब आराम से आपको ये दिख भी जाएगा। ठीक है, अपना क्वेश्चन कौन सा है वो? ठीक है, और क्वेश्चन है वो ये रहा 82 वाला क्वेश्चन। ठीक है,
82 वाला क्वेश्चन है, विंड इज यूज टू जनरेट मैकेनिकल पावर इलेक्ट्रिक अकॉर्डिंग टू द पैसेज। पैसेज के लिए या तो विंड हवा क्या जनरेट करती है, या तो मैकेनिकल पावर जनरेट करती है और या इलेक्ट्रिक बिजली जनरेट करती है। तो फर्स्ट वाले में क्या आ जाएगा, आइदर और या तो और फिर या वाला इसमें ऑप्शन है बन जाएगा। ठीक है ना बात समझ में। उसके बाद में टर्बन्स जनरेटर्स आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी। तो टर्बन्स है वो क्या करते हैं, बोथ टर्बिन्स एंड जनरेटर्स आर यूज टू कन्वर्ट एनर्जी। एक तो टर्बन्स और एक जनरेटर है, वो एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो बोथ यहाँ पर दो सब्जेक्ट है, एक तो जनरेटर है, टर्बन्स है, ये दोनों की टर्बाइन है, दोनों के दोनों एक एनर्जी को कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो इसमें दोनों के लिए सब्जेक्ट यहाँ पर दो है, इसलिए पहले वाले ब्लैंक में तो आ जाएगा दोनों का एक काम है, तो पहले वाले ब्लैंक में तो आ जाएगा बोथ, और दूसरे वाले ब्लैंक में आपको एंड करना पड़ेगा। ठीक है, आगे ए जनरेटर विद टर्बाइन्स मैकेनिकल पावर इनटू इलेक्ट्रिसिटी, चूज द एप्रोप्रिएट वर्ड टू फिल इन द ब्लैंक्स। तो ये इसमें अपन को परसेंट की फॉर्म करनी है, बस सीधी सी बात है। ए जनरेटर तो ये कन्वर्ट्स हो जाएगा, इसमें कोई बड़ा इश्यू नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको दोनों को कंजक्शन वाले पढ़ रहे, ये हमारे दो सब्जेक्टिव है, दोनों सब्जेक्टिव आर लिखे हुए हैं। आर का मतलब है हमें दो सब्जेक्ट है, और दोनों सब्जेक्ट को साथ जोड़ने के लिए अपन बोथ और एंड का प्रयोग करते हैं। और या तो इसमें या तो विंड या तो एक मैकेनिकल पावर यांत्रिक शक्ति है, या फिर बिजली उत्पादन करती है, बस इसमें कन्वर्ट हो जाएगा क्योंकि ये रूटीन का काम होता है। 85 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 85। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 85। रीड द फॉलोइंग स्टेंजा, आंसर द क्वेश्चंस। आपको स्टेंजा पढ़ना है, क्वेश्चन का आंसर देना है। व्हाट दिस लाइफ इज फुल ऑफ केयर, वी हैव नो टाइम टू स्टैंड द एंड स्टर, नो टाइम टू स्टैंड बेंथ द वाउस एंड स्टेयर एज लॉन्ग एज शीप फॉर काउज। तो चूज द करेक्ट, जो हमारा ये चूज द करेक्ट राइमिंग स्कीम इन द अबव स्टेंजा। इसमें राइमिंग स्कीम को आपको चेक करना है। तो राइमिंग स्कीम आपने चेक करो, देखिए कौन कौन सी बन रही है इसमें। ABCD वो बन नहीं रही है, तो आप राइमिंग इसमें चुनोगे ए और बी, सी वाला ऑप्शन। ठीक है, 87 वाला क्वेश्चन, विच लिटरली डिवाइस इज यूज द सेकेंड एंड थर्ड लाइन्स ऑफ द स्टेंजा। तो सेकेंड और स्टेंजा इसकी थर्ड लाइन है, उसमें हमारा कौन सा जो है लिटरेचर डिवाइस यूज किया गया है। तो सेकंड और थर्ड लाइन में आप चेक करोगे, कौन सी लाइन में, सेकंड और थर्ड लाइन में। तो देखना आप, ये रही सेकंड लाइन और थर्ड लाइन, तो इसमें आपने यूज किया एलिट्रेशन। कौन सा आएगा, एलिट्रेशन, एलिट्रेशन उसमें। इन द सेक्शन स्टेंस दैट अबव फॉर्म्ड व्हिच फिगर ऑफ स्पीच यूज्ड इन द अबव लाइन। तो इस अबव लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच का काम में आया है, तो इसमें काम आया हुआ है पर्सोनिफिकेशन। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है 99 एंड 90। 99 वाला क्वेश्चन, 89 वाला क्वेश्चन है हमारे पास। I must confess that is my quest. I felt depressed and restless. Which figure of speech used in the above line? तो इस above जो लाइन है इसमें हमारा कौन सा फिगर ऑफ स्पीच काम में आया, assonance. The soul was like a star and dwelt apart. Choose the correct option of the figure of speech which is used in the above line. तो इसमें हमारा कौन सा काम में आया, इसमें हमारा काम में आया सिमिली। ठीक है, तो ये हमारे हुए 90 क्वेश्चन टोटल, एक रीट के लेवल 2 के
जो हमारा फर्स्ट लैंग्वेज थी उसमें हमने इंग्लिश को चुना था, सेकंड में भी हमने इंग्लिश को चुना था। इस प्रकार के जो हमारे क्वेश्चन है वो आए हैं। और नेक्स्ट अपन पेपर और सोल्व करेंगे और अपन देखेंगे किस प्रकार से हमें तैयारी करनी है या किस प्रकार के पेपर हमारे एग्जाम में आते हैं। तब तक बेस्ट ऑफ लक और तैयारी करते रहें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।